एक डरावनी कहानी। गांव से कोसों दूर, जहां सूरज भी झांकने से डरता था, एक घना जंगल। उस जंगल के हृदय में भूतिया दीवारों और सिसकती खिड़कियों वाली एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग फुसफुसाते थे कि पूर्णिमा की रात को उस हवेली में एक भयानक आत्मा जागती है, एक दुष्ट साया जो अपनी शिकार की तलाश में भटकता है। बरसों से वो हवेली वीरान पड़ी थी, क्योंकि जो भी उस शापित जगह पर कदम रखता, उसकी चीखें हमेशा के लिए जंगल की खामोशी में दफन हो जाती थीं। एक काली रात, जब आसमान में डरावनी चांदनी फैली हुई थी, चार नादान दोस्त राहुल, प्रिया, अमित और नेहा शहर की भागदौड़ से दूर उस भयावह जंगल में कैंपिंग करने की मूर्खता कर बैठे। आधी रात के बाद, जब उनकी मशालें लड़खड़ा रही थीं और डर उनके दिलों में घर कर रहा था, उनकी कांपती हुई नजरों ने उस भयानक हवेली को पकड़ लिया। राहुल, जिसने अपनी बहादुरी का झूठा मुखौटा पहन रखा था, फुसफुसाया, चलो अंदर चलकर देखते हैं। सुना है वहाँ सदियों पुराना खजाना छुपा है। प्रिया का दिल डर से कांप रहा था। उसकी रूह चीख रही थी कि वहाँ न जाए, लेकिन उसके दोस्त शैतानी उत्साह से भरे हुए पहले ही उस नरक के द्वार की ओर बढ़ चुके थे। भारी जंग खाया हुआ दरवाजा एक दर्दनाक कराह के साथ खुला, मानो सदियों की कैद से आजाद हो रहा हो। अंदर गहरा, जमा देने वाला अंधेरा था और हवा में कब्र की ठंडी छुअन और सड़ती हुई मौत की बदबू तैर रही थी। उनकी मोबाइल की टॉर्च की कांपती हुई रोशनी ने भूतिया दीवारों को उजागर किया, जिन पर मकड़ी के काले रेशमी जाले बुने हुए थे और धूल से सनी पुरानी तस्वीरें, जिनमें गुमनाम चेहरे शाश्वत पीड़ा में जमे हुए थे। अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका कमरे में घुसा और नेहा की पतली चीख उस खौफनाक शांति को चीर गई। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ठंडे अदृश्य हाथ ने उसके बालों को बेरहमी से खींचा हो। अमित ने उसे बेमन से शांत किया, लेकिन डर अब उनकी रगों में जहर की तरह बह रहा था। वे एक विशाल कमरे में दाखिल हुए, जहां एक पुरानी धूसर पेंटिंग दीवार पर लटकी हुई थी। पेंटिंग में एक भयानक चेहरे वाली औरत थी, जिसकी खाली चमकती हुई आंखें मानो उनकी आत्माओं को घूर रही थीं। उनके हर रहस्य को जानती थीं। जैसे ही राहुल ने कांपते हुए हाथ से पेंटिंग को छूने की हिमाकत की, कमरा अचानक एक कब्र की तरह ठंडा हो गया और एक धीमी दर्दनाक कराहने की आवाज अंधेरे को भेद गई। अब डर एक ठोस, दम घोंटने वाली चादर की तरह उन पर छा गया था। उन्होंने तुरंत उस शापित जगह से भागने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह जाम हो गया था। उनके बेताब धक्के और चीखें उस बहरे दरवाजे पर बेकार साबित हुईं। तभी उस भयानक पेंटिंग वाली औरत की आंखें वे जलते हुए अंगारों की तरह चमकने लगी और उसकी रूह कंपा देने वाली विजयी हंसी पूरे भूतिया हवेली में गूंज उठी। उनके पैर भारी हो गए थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनकी सांसें उनकी छाती में अटक रही थीं, जैसे मौत खुद उन्हें गला घोंट रही हो। कमरे की सड़ी हुई चीजें अपने आप हिलने लगीं और एक ठंडी शैतानी ताकत उन्हें बेरहमी से धक्का देने लगी। प्रिया डर के मारे एक बेजान गुड़िया की तरह फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें पथरा गई थीं। राहुल और अमित अपनी जान बचाने की आखिरी बेताब कोशिश में उस शापित दरवाजे को तोड़ने के लिए एक साथ भिड़ गए, लेकिन तभी एक भयानक काला साया उनके सामने खड़ा हो गया। वो पेंटिंग वाली औरत की भयानक प्रतिमूर्ति थी। उसकी आंखें जलते हुए नरक की तरह लाल थीं और उसके हाथ लंबे और कंकाल जैसे उनकी ओर बढ़े। डर के मारे राहुल और अमित की चीखें उस दुष्ट आत्मा की विजयी हंसी में डूब गईं। उस साये ने उन पर झपट्टा मारा और फिर सब कुछ एक भयावह शाश्वत खामोशी में समा गया। अगली सुबह, जब सूरज की कायर किरणें जंगल में झांकने लगी, गांव के कुछ बहादुर लेकिन नासमझ लोग लकड़ियां काटने गए। उन्हें उस भयानक हवेली का दरवाजा अजीब तरह से खुला मिला। अंदर प्रिया एक ठंडी बेजान मूर्ति की तरह बेहोश पड़ी थी और राहुल, अमित और नेहा वे हवा में घुल गए थे, मानो कभी वहां थे ही नहीं। हवेली में उस भयानक पेंटिंग की खाली ठंडी मुस्कान अब भी दीवारों पर चिपकी हुई थी, एक खौफनाक वादा कि वो फिर लौटेगी।